हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अरिथमिया। डेफिनेशन। अरिथमिया का मतलब है इर्रेगुलर हार्टबीट या हार्ट के रिदम में डिस्टर्बेंस। अरिथमिया में हार्टबीट फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है या फिर कोई एक्स्ट्रा बीट या मिस्ड बीट हो सकती है। ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में हो सकता है। क्लासिफिकेशन। अरिथमिया में ऐसे नोड पेसमेकर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ऐसे नोड पेसमेकर नहीं है तो हार्ट का कोई दूसरा हिस्सा जैसे कि एट्रियल मसल, एवी नोड या वेंट्रिकुलर मसल पेसमेकर बन जाता है। इसके अनुसार अरिथमिया को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ए नॉर्मोटॉपिक अरिथमिया, बी एक्टोपिक अरिथमिया। नॉर्मोटॉपिक अरिथमिया। नॉर्मोटॉपिक अरिथमिया वो इर्रेगुलर हार्टबीट है जिसमें ऐसे नोड ही पेसमेकर रहता है। नॉर्मोटॉपिक अरिथमिया तीन टाइप्स की होती है। एक साइनस अरिथमिया, दो साइनस टैकीकार्डिया, तीन साइनस ब्रैडीकार्डिया। साइनस अरिथमिया। साइनस अरिथमिया रेस्पिरेशन, सांस लेने के हिसाब से हार्ट रेट में होने वाली एक नॉर्मल रिदमिकल बढ़ोतरी और कमी है। इसे रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया आरएसए भी कहा जाता है। नॉर्मल साइनस रिदम का मतलब है ऐसे नोड को पेसमेकर बनाकर होने वाली नॉर्मल हार्टबीट। नॉर्मल हार्ट रेट 72 पर मिनट होता है। हालांकि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में हार्ट रेट रेस्पिरेटरी साइकिल के फेजेस के मुताबिक वेरी करता है। हार्ट रेट इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने के दौरान बढ़ता है और एक्सपिरेशन, सांस बाहर छोड़ने के दौरान घटता है। ईसीजी चेंजेस। साइनस अरिथमिया के दौरान ईसीजी नॉर्मल होता है। सिर्फ आरआर इंटरवल की ड्यूरेशन रेस्पिरेशन के फेजेस के हिसाब से रिदमिकली बदलती रहती है। इंस्पिरेशन के दौरान ये शॉर्ट, छोटा हो जाता है और एक्सपिरेशन के दौरान प्रोलॉन्ग, लंबा हो जाता है। चैप्टर 94। कॉज, कारण। साइनस अरिथमिया ऐसे नोड से निकलने वाले इंपल्सेस के डिस्चार्ज में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। इंस्पिरेशन के दौरान लंग्स इन्फ्लेट, फूल होते हैं और इंट्राथोरैसिक प्रेशर कम हो जाता है। इससे वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। लंग्स का फूलना उनके स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जो वेगस नर्व के एफरेंट फाइबर्स के जरिए वैसोडाइलेटर एरिया, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर तक इंपल्सेस भेजते हैं। इससे वैसोडाइलेटर एरिया का रिफ्लेक्स इनहिबिशन होता है और वेगल टोन कम हो जाती है। इन दो फैक्टर्स की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। साथ ही बढ़ा हुआ वीनस रिटर्न बेन ब्रिज रिफ्लेक्स को शुरू करता है जो हार्ट रेट को और बढ़ा देता है। चैप्टर 101। एक्सपिरेशन के दौरान लंग्स डिफ्लेट, पिचक होते हैं और इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ जाता है। इससे वीनस रिटर्न कम हो जाता है। लंग्स के डिफ्लेशन के दौरान स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होते और वैसोडाइलेटर एरिया इनहिबिट नहीं होता। इसलिए वेगल टोन बढ़ जाती है जिसके नतीजे में हार्ट रेट कम हो जाता है। साथ ही कम वीनस रिटर्न बेन ब्रिज रिफ्लेक्स को खत्म करता है जो हार्ट रेट को और कम करता है। साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया ऐसे नोड से इंपल्सेस के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी है जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। ऐसे नोड से इंपल्सेस का डिस्चार्ज बहुत रैपिड होता है और हार्ट रेट 100 पर मिनट से लेकर कभी कभी 150 पर मिनट तक बढ़ जाता है। ईसीजी चेंजेस। साइनस टैकीकार्डिया में ईसीजी नॉर्मल होता है सिवाय शॉर्ट आरआर इंटरवल्स के जो बढ़े हुए हार्ट रेट की वजह से होते हैं। कंडीशंस व्हेन साइनस टैकीकार्डिया अकर्स। साइनस टैकीकार्डिया फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जब टैकीकार्डिया होता है: 1 एक्सरसाइज, 2 इमोशन, 3 हाई एल्टीट्यूड, 4 प्रेगनेंसी। पैथोलॉजिकल कंडीशंस जब टैकीकार्डिया होता है: 1 बुखार, 2 अनीमिया, 3 हाइपरथायरॉयडिज्म, 4 कैटेकोलामीन्स का हाइपरसिक्रेशन, 5 कार्डियोमायोपैथी, 6 वैल्वुलर हार्ट डिजीज, 7 हेमरेजिक शॉक। फीचर्स ऑफ साइनस टैकीकार्डिया: 1 पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट को महसूस करने की सेंसेशन, 2 डिजीनेस, चक्कर आना, 3 फेंटिंग, बेहोशी, 4 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, 5 चेस्ट डिस्कम्फर्ट, अंजीना, सीने में बेचैनी। साइनस ब्रैडीकार्डिया। साइनस ब्रैडीकार्डिया ऐसे नोड से इंपल्सेस के डिस्चार्ज में कमी है जिसके नतीजे में हार्ट रेट घट जाता है। इसमें हार्ट रेट 60 पर मिनट से कम होता है। ईसीजी चेंजेस। ईसीजी में प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबी वेव्स और प्रोलॉन्ग्ड आरआर इंटरवल दिखाई देता है। कंडीशंस व्हेन साइनस ब्रैडीकार्डिया ऑकर्स। साइनस ब्रैडीकार्डिया फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में होता है। ये नींद यानी स्लीप के दौरान होता है। एथलीट्स में ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस की वजह से आम है जो हार्ट के बढ़े हुए फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के रिस्पॉन्स में होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जब साइनस ब्रैडीकार्डिया होता है: 1 स्लीप यानी नींद, 2 एथलेटिक हार्ट। पैथोलॉजिकल कंडीशंस जब साइनस ब्रैडीकार्डिया होता है: 1 ऐसे नोड की बीमारी, 2 हाइपोथर्मिया, 3 हाइपोथायरॉयडिज्म, 4 हार्ट अटैक, 5 कंजेनिटल हार्ट डिजीज यानी पैदाइशी दिल की बीमारी, 6 बुढ़ापे का डीजेनरेटिव प्रोसेस, 7 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, 8 इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ना, 9 कुछ खास ड्रग्स का इस्तेमाल जैसे बीटा ब्लॉकर्स, चैनल ब्लॉकर्स, डिजिटालिस और दूसरी एंटी एरिथमिक ड्रग्स। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रगी, 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 ड्रगी।
मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। 10. एथेरोस्क्लेरोसिस। कैरोटिड साइनस के रीजन में कैरोटिड आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होने वाले ब्रेडिकार्डिया को कैरोटिड साइनस सिंड्रोम कहा जाता है। फीचर्स ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया: 1. सिक साइनस सिंड्रोम, 2. फटीग यानी थकान, 3. वीकनेस यानी कमजोरी, 4. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ, 5. लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी, 6. एक्सरसाइज करने में मुश्किल। सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम साइनस ब्रेडिकार्डिया का एक आम फीचर है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी पहचान डिजीनेस यानी चक्कर आना और अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी से होती है। एक्टोपिक एरिथमिया। एक्टोपिक एरिथमिया वो एबनॉर्मल हार्ट बीट है जिसमें ऐसे नोड के अलावा हार्ट का कोई दूसरा स्ट्रक्चर पेसमेकर बन जाता है। इन स्ट्रक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस होने वाले इंपल्सेस को एक्टोपिक फोकाई कहा जाता है। सब टाइप्स ऑफ एक्टोपिक एरिथमिया। एक्टोपिक एरिथमिया को आगे 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 1. होमोटोपिक एरिथमिया, जिसमें हार्ट बीट के लिए इंपल्सेस कंडक्टिव सिस्टम के किसी भी हिस्से से पैदा होते हैं। 2. हेट्रोटोपिक एरिथमिया, जिसमें इंपल्सेस कंडक्टिव सिस्टम के अलावा हार्ट की मस्कुलेचर यानी मांसपेशियों से पैदा होते हैं। डिफरेंट एक्टोपिक एरिथमिया: 1. हार्ट ब्लॉक, 2. एक्स्ट्रा सिस्टोल, 3. पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, 4. एट्रियल फ्लटर, 5. एट्रियल फिब्रिलेशन, 6. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक कंडक्टिव सिस्टम में ऐसे नोड द्वारा जनरेट किए गए इंपल्सेस का रुकावट है। ब्लॉकेज की वजह से इंपल्सेस कार्डियक मस्कुलेचर तक नहीं पहुंच पाते, जिसके नतीजे में एक्टोपिक एरिथमिया होता है। अफेक्टेड एरिया के बेस पर हार्ट ब्लॉक को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। 1. साइनोएट्रियल ब्लॉक, 2. एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। साइनोएट्रियल ब्लॉक, एवी नोडल रिदम। साइनोएट्रियल ब्लॉक ऐसे नोड से एवी नोड तक इंपल्स ट्रांसमिशन का फेल होना है। इसे साइनस ब्लॉक भी कहा जाता है। साइनोएट्रियल ब्लॉक के दौरान हार्ट बीट करना बंद कर देता है। तुरंत ही एवी नोड पेसमेकर का फंक्शन संभाल लेता है और इंपल्सेस प्रोड्यूस करता है। इससे एवी नोडल यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर रिदम डेवलप होती है। साइनोएट्रियल ब्लॉक इंटरनोडल फाइबर्स में डिफेक्ट की वजह से होता है और ये अचानक होता है। शुरुआत में हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर कुछ सेकंड्स बाद एवी नोड पेसमेकर बन जाता है और हार्ट 40 से 60 पर मिनट की कम रेट के साथ बीट करना शुरू कर देता है। इंपल्सेस एवी नोड के किसी भी हिस्से से डिस्चार्ज हो सकते हैं। 1. अपर नोडल रिदम। इंपल्सेस एवी नोड के अपर पार्ट से डिस्चार्ज होते हैं। इस रिदम में ईसीजी की पी वेव इन्वर्टेड होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव नॉर्मल होते हैं। 2. मिडिल नोडल रिदम। इंपल्सेस एवी नोड के मिडिल पार्ट से पैदा होते हैं। यहाँ हार्ट के सारे चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ईसीजी की पी वेव एब्सेंट होती है क्योंकि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाती है। 3. लोअर नोडल रिदम। इंपल्सेस एवी नोड के लोअर पार्ट द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इस कंडीशन में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले होता है क्योंकि इंपल्सेस एट्रिया से पहले वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं। ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव से पहले आता है और पीआर इंटरवल की जगह आरपी इंटरवल मिलता है। इसे रिवर्स्ड हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक वो हार्ट ब्लॉक है जिसमें कंडक्टिव सिस्टम में डिफेक्ट की वजह से इंपल्सेस एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक ट्रांसमिट नहीं हो पाते। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की 2 कैटेगरीज होती हैं। 1. इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, 2. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। 1. इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक वो कंडीशन है जिसमें एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक इंपल्सेस का ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है लेकिन पूरी तरह ब्लॉक नहीं होता। इंपल्सेस वेंट्रिकल्स तक देरी से पहुंचते हैं। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक 4 टाइप्स का होता है। 1. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक वो हार्ट ब्लॉक है जिसमें एवी नोड के जरिए इंपल्सेस का कंडक्शन बहुत स्लो होता है, यानी एवी नोडल डिले लंबा हो जाता है। इसे डिलेड कंडक्शन भी कहते हैं। ईसीजी में पीआर इंटरवल बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है और 0.2 सेकंड से ज्यादा होता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक यंग अडल्ट्स और ट्रेन्ड एथलीट्स में आम है। ये रोमैटिक फीवर और कुछ ड्रग्स की वजह से भी होता है। इसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। 2. सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक वो टाइप है जिसमें ऐसे नोड द्वारा पैदा किए गए कुछ इंपल्सेस वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं। इसे पार्शियल हार्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। जब ऐसे नोड के कुछ इंपल्सेस वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचते तो हर 2, 3 या 4 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए सिर्फ एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी 2:1, 3:1 या 4:1। ईसीजी में इसके मुताबिक वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स क्यूआरएसटी मिसिंग होता है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बार-बार होने पर ब्रैडीकार्डिया डेवलप होता है। 3. वेंकेट-बाग फिनोमेनन या सिंड्रोम। वेंकेट-बाग फिनोमेनन एक ऐसा हार्ट ब्लॉक है जिसकी पहचान एवी नोडल डिले में प्रोग्रेसिव इंक्रीज यानी लगातार बढ़ोतरी से होती है, जिसके नतीजे में एक बीट मिस हो जाती है। उसके बाद इंपल्स का कंडक्शन नॉर्मल या थोड़ा डिलेड होता है। ईसीजी में पीआर इंटरवल की प्रोग्रेसिव लेंथनिंग तब तक दिखाई देती है जब तक क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स गायब ना हो जाए। 4. बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ब्लॉक यानी बीबीबी वो हार्ट ब्लॉक है जो बंडल ऑफ हिस की राइट या लेफ्ट ब्रांच में डिसफंक्शन की वजह से होता है। इस तरह के ब्लॉक में एट्रिया से आने वाला इंपल्स पहले अनअफेक्टेड वेंट्रिकल तक पहुंचता है, फिर वहां से इंपल्स अफेक्टेड साइड की तरफ ट्रैवल करता है। इसलिए ईसीजी नॉर्मल वेंट्रिकुलर रेट दिखाता है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड या डिफॉर्म्ड होता है। 2. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक।
कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वो कंडीशन है जिसमें ऐसे नोड द्वारा पैदा किए गए इंपल्सेस वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाते। इसे कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। इसकी वजह से वेंट्रिकल्स एट्रियल बीट से आजाद यानी इंडिपेंडेंट होकर अपनी खुद की रिदम में बीट करते हैं। इसे इडियोवेंट्रिकुलर रिदम कहा जाता है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक नीचे दिए गए कारणों में से किसी एक वजह से होता है। आई, एवी नोड की बीमारी जिससे एवी नोडल ब्लॉक होता है। आई, एवी नोड के लेवल से नीचे कंडक्टिव सिस्टम में डिफेक्ट जिससे इंफ्रानोडल ब्लॉक होता है। आई, एवी नोडल ब्लॉक। इस तरह के ब्लॉक में एवी नोड का एक हिस्सा डिफेक्टिव होता है और अनअफेक्टेड हिस्सा पेसमेकर बन जाता है। एवी नोड की रिदमिसिटी लगभग 45 से 60 पर मिनट होती है। आई, इंफ्रानोडल ब्लॉक। इंफ्रानोडल ब्लॉक वो हार्ट ब्लॉक है जिसमें ऐसे नोड के इंपल्सेस एवी नोड की ब्रांचेस में यानी एवी नोड के नीचे ब्लॉक हो जाते हैं। इस कंडीशन में कंडक्टिव सिस्टम का डिस्टल पार्ट यानी पुर्किंजे फाइबर्स पेसमेकर बन जाता है। पुर्किंजे फाइबर्स की रिदमिसिटी लगभग 35 पर मिनट होती है। कभी कभी वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर का एक हिस्सा पेसमेकर बन जाता है और ऐसी कंडीशंस में वेंट्रिकुलर रेट लगभग 20 पर मिनट होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बहुत सीरियस होता है क्योंकि ये हार्ट की पंपिंग एक्शन को कम कर देता है। अक्सर इसके नतीजे में स्टोक्स एडम सिंड्रोम हो जाता है। ये हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकता है। स्टोक्स एडम सिंड्रोम। स्टोक्स एडम सिंड्रोम हार्ट ब्लॉक की वजह से होने वाला डिजीनेस, चक्कर और अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी का अचानक अटैक है। इसके साथ कन्वर्जन्स, दौरे भी पड़ सकते हैं। हार्ट ब्लॉक से पीड़ित कई पेशेंट्स में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक रुक रुक कर इंटरमिटेंटली होता है। जब ब्लॉक होता है तो वेंट्रिकल्स तुरंत बीट करना बंद कर देते हैं। एक्टोपिक पेसमेकर, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर या वेंट्रिकुलर मसल सिर्फ 5 से 30 सेकंड्स के बाद काम करना शुरू करता है। इस दौरान वेंट्रिकुलर आउटपुट की कमी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होता है। ब्रेन ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई के रुकने को 5 सेकंड्स के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्टोपिक पेसमेकर से डिस्चार्ज शुरू होने से पहले ही डिजीनेस और फेंटिंग, बेहोशी होने लगती है। अगर एक्टोपिक पेसमेकर से इंपल्सेस का डिस्चार्ज 30 सेकंड से ज्यादा डिले हो जाए तो मौत हो सकती है। एक्स्ट्रासिस्टली। एक्स्ट्रासिस्टली और कंपेंसेटरी पॉज। एक्स्ट्रासिस्टली हार्ट का वो प्रीमैच्योर कंट्रैक्शन, वक्त से पहले कंट्रैक्शन है जो इसके नॉर्मल कंट्रैक्शन से पहले होता है। ये एक एक्टोपिक फोकस ऐसे नोड के अलावा हार्ट के किसी भी दूसरे हिस्से से इंपल्स का डिस्चार्ज की वजह से होता है। एक्टोपिक फोकस हार्ट की एक एक्स्ट्रा बीट पैदा करता है जिसके बाद हमेशा एक कंपेंसेटरी पॉज आता है। कंपेंसेटरी पॉज वो पीरियड है जिसके दौरान हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में रुक जाता है। कॉज फॉर द कंपेंसेटरी पॉज। कंपेंसेटरी पॉज का कारण, कार्डियक मसल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड पूरे कंट्रैक्शन पीरियड तक रहता है। जब हार्ट एक्स्ट्रासिस्टली एक्टोपिक फोकस की वजह से में होता है तब नेचुरल पेसमेकर ऐसे नोड से एक इंपल्स डिस्चार्ज होता है। जब ये नेचुरल इंपल्स एक्स्ट्रासिस्टली के कंट्रैक्शन पीरियड के दौरान मायोकार्डियम तक पहुंचता है तो मायोकार्डियम कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वो उस वक्त रिफ्रैक्टरी स्टेट में होता है। अगली बीट के लिए हार्ट को ऐसे नोड से अगले नेचुरल इंपल्स के डिस्चार्ज होने तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान हार्ट डायस्टोल में रुक जाता है। यही कंपेंसेटरी पॉज का कारण है। चैप्टर 90। एक्टोपिक फोकाई पैदा करने वाले हार्ट के हिस्से एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, एट्रियल मस्कुलेचर और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है। इसके अनुसार एक्स्ट्रासिस्टली को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 1 एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टली, 2 नोडल एक्स्ट्रासिस्टली, 3 वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टली। 1 एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टली। एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टली वो प्रीमैच्योर कंट्रैक्शन है जो एट्रियल मसल से पैदा होने वाले स्टिमुलस की वजह से होता है। इस कंडीशन में रेगुलर टी वेव के तुरंत बाद एक एक्स्ट्रा पी वेव दिखाई देती है। ये पी वेव छोटी और शेपलेस होती है। इस बीट का पीआर इंटरवल शॉर्ट होता है। 2 नोडल एक्स्ट्रासिस्टली। नोडल एक्स्ट्रासिस्टली एवी नोड से पैदा होने वाले स्टिमुलस की वजह से होता है। इसमें पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाती है और हार्ट के सारे चेंबर्स एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं। 3 वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टली। वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टली वो एक्स्ट्रासिस्टली है जो वेंट्रिकुलर मसल से आने वाले स्टिमुलस की वजह से होता है। इस कंडीशन में रेगुलर टी वेव के बाद एक एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड, लंबा होता है क्योंकि इंपल्स कंडक्टिव सिस्टम के बजाय वेंट्रिकुलर मसल से कंडक्ट होता है। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज भी हाई होती है। इस बीट की टी वेव इन्वर्टेड, उल्टी होती है। कंडीशंस व्हेन एक्स्ट्रासिस्टली अकर्स। एक्स्ट्रासिस्टली हार्ट की ऑर्गेनिक डिजीजेस से जुड़ा होता है। खासतौर पर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर का कोई भी इश्कीमिक एरिया एक्टोपिक फोकस पैदा कर सकता है। दूसरी कंडीशंस जो एक्स्ट्रासिस्टली पैदा करती हैं, ई इमोशंस, ई सिवियर एग्जॉशन, बहुत ज्यादा थकान, ई कॉफी या अल्कोहल का हद से ज्यादा सेवन, ई एक्सेसिव स्मोकिंग, ई हाइपरथायरॉयडिज्म, ई एब्नॉर्मल विसरा से पैदा होने वाले रिफ्लेक्सेस। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया एट्रिया, एवी नोड या वेंट्रिकल से पैदा होने वाले एक्टोपिक फोकाई की वजह से हार्ट रेट में होने वाला अचानक सडन अटैक है। इसे बॉवरे हॉफमैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। एट्रिया या एवी नोड से पैदा होने वाले एक्टोपिक फोकाई की वजह से हार्ट रेट बढ़ने को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एसवीटी कहते हैं। यह वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से अलग होता है जो एट्रिया या एवी नोड पे डिपेंड नहीं करता। यह अटैक कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। यह अचानक ही रुकता भी है। अटैक के बाद हार्ट नॉर्मल तरह से फंक्शन करता है। सिम्टम्स में पैल्पिटेशंस, चेस्ट पेन, रैपिड ब्रीदिंग और डिजीनेस शामिल है। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया 3 टाइप्स की होती है। 1 एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, 2 एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, 3 वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। 1
एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया हार्ट रेट में होने वाली वो अचानक बढ़ोतरी है जो एट्रियल मस्कुलेचर से डिस्चार्ज होने वाले एक्टोपिक इंपल्सेस की वजह से होती है। हार्ट रेट 150 से 220 पर मिनट तक होता है। ईसीजी में पी वेव इन्वर्टेड उल्टी होती है और क्यूआरएसटी नॉर्मल होता है। 2. एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया बंडल ऑफ केंट। एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया हार्ट रेट में अचानक बढ़ोतरी है जो कंडक्टिव सिस्टम में टेम्पररी ब्लॉक की वजह से एवी नोड से पैदा होने वाले एक्टोपिक फोकाई के कारण होती है। इसमें सर्कस मूवमेंट भी शामिल है। इस तरह की टैकीकार्डिया उन हेल्दी लोगों में बहुत आम है जिनमें एक एडिशनल इंडक्टिव सिस्टम होता है। ये सिस्टम कुछ एब्नॉर्मल जंक्शनल टिश्यूज से बनता है जो बंडल ऑफ केंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बंडल ऑफ केंट एट्रिया और वेंट्रिकल्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, इसलिए इसमें कंडक्शन रेगुलर कंडक्टिव सिस्टम के मुकाबले बहुत रैपिड होता है। सर्कस मूवमेंट, री एंट्री और एट्रियल एक्कोबीट। सर्कस मूवमेंट को किसी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन के चारों तरफ इंपल्सेस का एक चक्कर सर्क्यूटियस प्रोपगेशन की तरह डिफाइन किया जाता है, जिसके नतीजे में इंपल्स की री एंट्री होती है और हार्ट का री एक्साइटेशन होता है। जब नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम में अचानक और टेम्पररी ब्लॉक होता है तो ऐसे नोड से आने वाले इंपल्सेस बंडल ऑफ केंट के जरिए वेंट्रिकल तक पहुंचते हैं। इस दौरान नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम की रुकावट गायब हो जाती है। अब वो इंपल्स जो बंडल ऑफ केंट से गुजरा था वेंट्रिकुलर मसल को एक्साइट करने के बाद नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और अंत में फाइनली एवी नोड में री एंटर कर जाता है। री एंटर्ड इंपल्स एवी नोड को एक्टिवेट करता है और एट्रिया को डिपोलराइज करता है, जिससे एट्रियल कंट्रैक्शन होता है। इसे एट्रियल एक्कोबीट कहा जाता है। री एंटर्ड नोडल इंपल्स साथ ही साथ नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम के जरिए वेंट्रिकल तक फैल जाता है, जिससे सर्कस मूवमेंट पूरा होता है। ये सर्कस मूवमेंट बार बार रिपीट होता है, जिससे एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया पैदा होती है। ईसीजी नॉर्मल क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है, लेकिन पी वेव अक्सर एब्सेंट होती है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट WPW सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसकी पहचान उन लोगों में एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया के बार बार अटैक से होती है जिनमें बंडल ऑफ केंट मौजूद होता है। ईसीजी में शॉर्ट पीआर इंटरवल के साथ नॉर्मल क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स और टी वेव दिखाई देते हैं। लाउन गैनोंग लेविन सिंड्रोम। लाउन गैनोंग लेविन सिंड्रोम एक और कंडीशन है जिसकी पहचान एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया से होती है। ये उन लोगों में होता है जिनमें बंडल ऑफ केंट की तरह दूसरे तरह के एब्नॉर्मल कंडक्टिव फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स भी एवी नोड को बाईपास करके एट्रिया और कंडक्टिव सिस्टम के डिस्टल पार्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। इसलिए ऐसे नोड से इंपल्स एब्नॉर्मल फाइबर्स के जरिए वेंट्रिकल तक पहुंचता है। वेंट्रिकुलर मसल को एक्साइट करने के बाद इंपल्स नॉर्मल कंडक्टिव सिस्टम में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और फाइनली एवी नोड में री एंटर करता है। दोस्तों हम पहुंच गए, केदारनाथ मंदिर आ गया दोस्तों। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबका भला करें। री एंटर्ड इंपल्स एवी नोड को एक्टिवेट करता है, जिससे एट्रियल कंट्रैक्शन होता है। ईसीजी में शॉर्ट पीआर इंटरवल के साथ नॉर्मल क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स और टी वेव मिलते हैं। 3. वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया हार्ट रेट में वो अचानक बढ़ोतरी है जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर से पैदा होने वाले एक्टोपिक फोकाई की वजह से होती है। कभी-कभी वेंट्रिकुलर मसल का एक हिस्सा, खासतौर पर एक इस्कीमिक एरिया, एब्नॉर्मली एक्साइट हो जाता है, जिसके बाद एक्स्ट्रा सिस्टोल की एक सीरीज शुरू हो जाती है। ये कंडीशन खतरनाक होती है क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल के अंदर सर्कस मूवमेंट डेवलप हो जाता है। ये सर्कस मूवमेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ ले जाता है जो फेटल, जानलेवा होता है। एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर एक ऐसी अरिथमिया है जिसकी पहचान रैपिड, तेज और इनइफेक्टिव एट्रियल कंट्रैक्शन से होती है जो एट्रियल मस्कुलेचर से पैदा होने वाले एक्टोपिक फोसाई की वजह से होती है। ये अक्सर एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया के साथ जुड़ी होती है। दोनों एट्रिया एक चिड़िया के पंखों, विंग्स की तरह तेजी से फड़फड़ाते हैं, इसीलिए इसका नाम एट्रियल फ्लटर रखा गया है। एट्रियल रेट लगभग 250 से 300 पर मिनट होता है। एवी नोड द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इंपल्सेस की मैक्सिमम संख्या लगभग 230 से 240 पर मिनट होती है, इसलिए एट्रियल फ्लटर के दौरान सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। एट्रियल बीट्स और वेंट्रिकुलर बीट्स के बीच का रेशियो 2:1 या कभी-कभी 3:1 होता है। एट्रियल फ्लटर उन पेशेंट्स में आम है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं। शुरुआत में इसमें पैल्पिटेशंस महसूस होते हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता। हालांकि लंबा चलने वाला एट्रियल फ्लटर एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट फेलियर की तरफ ले जा सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन अरिथमिया का वो टाइप है जिसकी पहचान 300 से 400 बीट्स पर मिनट की रेट पर होने वाले रैपिड और इररेगुलर एट्रियल कंट्रैक्शन से होती है। ये ज्यादातर एट्रियल मस्कुलेचर के अंदर इंपल्सेस की सर्कस मूवमेंट की वजह से होता है। ईसीजी में पी वेव एब्सेंट होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन बुजुर्गों यानी ओल्ड पीपल और हार्ट डिजीजेस वाले पेशेंट्स में आम है। हालांकि ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो इससे ब्लड क्लॉट बन सकते हैं और वाइटल ऑर्गन्स तक होने वाले ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज आ सकती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक खतरनाक कार्डियक एरिथमिया है जिसकी पहचान वेंट्रिकल्स की रैपिड और इररेगुलर ट्विचिंग यानी भरखड़ाहट से होती है। वेंट्रिकुलर मसल के अंदर इंपल्सेस की सर्कस मूवमेंट की वजह से वेंट्रिकल्स बहुत तेजी से और इररेगुलर तरीके से बीट करते हैं। रेट 400 से 500 पर मिनट तक पहुंच जाती है। ये वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल द्वारा ट्रिगर होता है। इस तरह की एरिथमिया बहुत सीरियस होती है क्योंकि इससे मौत यानी डेथ हो सकती है क्योंकि वेंट्रिकल्स ब्लड पंप नहीं कर पाते। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान और कंडक्टिव सिस्टम की इस्कीमिया के दौरान बहुत आम है। ये दूसरी कंडीशंस में भी होता है जैसे कोरोनरी अक्लूजन, क्लोरोफॉर्म एनास्थीसिया, साइक्लोप्रोपेन एनास्थीसिया, हार्ट
हार्ट का ट्रॉमा और कार्डियक सर्जरी के दौरान हार्ट में होने वाले डिस्टर्बेंसेस यानी इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से। एबनॉर्मल पेसमेकर। एबनॉर्मल पेसमेकर हार्ट का वो हिस्सा होता है जो ऐसे नोड के अलावा पेसमेकर बन जाता है और एक्टोपिक फोसाई डिस्चार्ज करता है। जब कोई एबनॉर्मल पेसमेकर एक्टिवेट होता है तो कई तरह की अरिथमियाज डेवलप होती हैं। इन अरिथमियाज के बारे में इस चैप्टर में पहले ही बताया गया है। कॉमन एबनॉर्मल पेसमेकर्स। 1. एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड। 2. एट्रियल मस्कुलेचर। 3. वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। 1. एवी नोड एज पेसमेकर। जब एवी नोड पेसमेकर बन जाता है तो नीचे दी गई अरिथमियाज होती हैं। आई एवी नोडल रिथम। आई एवी नोडल एक्स्ट्रासिस्टोल। आई एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया। 2. एट्रियल मस्कुलेचर एज पेसमेकर। अगर एट्रियल मस्कुलेचर पेसमेकर बन जाए तो नीचे दी गई अरिथमियाज होती हैं। आई एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल। आई एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया। 3. वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। 4. लाउन गैनोंग लेविन सिंड्रोम। 5. एट्रियल फ्लटर। 6. एट्रियल फिब्रिलेशन। 3. वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर एज पेसमेकर। अगर वेंट्रिकुलर मसल पेसमेकर बन जाता है तो नीचे दी गई अरिथमियाज डेवलप होती हैं। आई वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल। आई वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया। 3. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे एबनॉर्मल हार्टबीट को रेगुलेट करने के लिए सर्जिकली इंप्लांट किया जाता है। इसमें एक बैटरी पावर्ड पल्स जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करता है जो हार्ट को स्टिमुलेट करने के काबिल होते हैं। ये पेसमेकर पेशेंट के चेस्ट की स्किन के नीचे इंप्लांट किया जाता है। इस डिवाइस द्वारा जनरेट किए गए पल्सेस इलेक्ट्रोड्स के जरिए हार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। डिवाइस से जुड़े इलेक्ट्रोड्स को एक वेन के जरिए इंसर्ट करके हार्ट चेंबर्स में पोजीशन किया जाता है। इस डिवाइस में लिथियम बैटरी होती है जो 10 से 15 साल तक चल सकती है। पेसमेकर की आउटर केसिंग आमतौर पर टाइटेनियम से बनी होती है जिसे बॉडी का इम्यून सिस्टम शायद ही कभी रिजेक्ट करता है। पेसमेकर के पल्स जनरेटर के कई फंक्शंस होते हैं। इसे इंडिविजुअल पेशेंट की जरूरतों के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है। करंट ऑफ इंजरी। करंट ऑफ इंजरी का मतलब है हार्ट के एक इंजर्ड यानी जख्मी रीजन से अनअफेक्टेड हिस्से की तरफ करंट का बहना। जब कोरोनरी अक्लूजन की वजह से वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के किसी भी हिस्से में इस्चीमिया होता है तो वेंट्रिकल का वो हिस्सा या तो पार्शियली या पूरी तरह डीपोलराइज हो जाता है और रीपोलराइजेशन नहीं हो पाती। इस वजह से अफेक्टेड यानी डीपोलराइज्ड पार्ट से वेंट्रिकुलर मसल के अनअफेक्टेड पार्ट की तरफ करंट का फ्लो होता है। मायोकार्डियल इंफाक्शन में करंट ऑफ इंजरी ईसीजी पैटर्न और कार्डियक वेक्टर को मुतासिर करता है। ईसीजी में जे पॉइंट और एसटी सेगमेंट्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। चैप्टर 94। करंट ऑफ इंजरी के दौरान कार्डियक एक्सिस का डिविएशन भी आम है। कार्डियक एक्सिस। वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल के इंफाक्शन में करंट ऑफ इंजरी की वजह से कार्डियक एक्सिस यानी वेक्टर राइट की तरफ +150 डिग्री तक डिविएट हो जाता है और पोस्टीरियर वॉल इंफाक्शन में -95 डिग्री तक लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है।